हमारी हिस्ट्री के 3 फेज हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहला फेज जो इंडिया की हिस्ट्री का स्टार्ट होता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडिया की पहली सिविलाइजेशन है और सिविलाइजेशन का मतलब है सिटी, सिटी का डेवलप होना, और वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं और ये लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी जानते हैं, जिसे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सिविलाइजेशन इंडस वैली के आसपास डेवलप हुई और इस सिविलाइजेशन में अभी जो सबसे बड़ी चीज है वो है कॉपर। ये लोग कॉपर जानते हैं, उसी का यूज करते हैं। पर इन लोगों के पास अभी आयरन की नॉलेज नहीं है। साथ में इन लोगों की एक खास बात, ये लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, और इंटेलिजेंट इस मामले में कि इनका सिटी डेवलपमेंट आज भी हमें स्मार्ट सिटी की याद दिलाता है। तो इनका जो पैटर्न है, चाहे रोड का डेवलपमेंट हो या इनके हाउस का डेवलपमेंट हो या सीवेज सिस्टम हो, वो सारी चीजें इनकी बेस्ट डेवलप है। और अगर हम आइडिया लें कि भाई ये किस टाइम पीरियड में एक तरीके से डेवलप हुई, तो ये डेवलप हुई 2600 से लेकर 1750 बीसी, मतलब बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, अभी ईसा मसीह के बर्थडे से पहली वाली बातें चल रही। और इस सिविलाइजेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके फेमस शहर किस किस जगह हैं, क्या क्या वहां पे मिलता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा फेमस है। जैसे एक शहर हमें हड़प्पा दिखता है, हड़प्पा काफी ज्यादा फेमस था। एक तो ये पॉलिटिकल एक तरीके से इनकी कैपिटल थी, और साथ में हड़प्पा में हमें कई जगह ऐसे प्रूफ मिले कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोरेज हाउस थे। मतलब इनके यहाँ भी अगर फैमाइन आ जाए तो उसके लिए वो चीजें ध्यान रखते थे। साथ में और इसके बड़े शहर की बात करें तो एक शहर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो भी एक फेमस शहर है, जहां पर हमें एक बहुत बड़ा कुंड भी मिला है, या आप कह सकते हो एक स्विमिंग पूल टाइप का है। और स्विमिंग पूल में ये लोग नेचर को अपना रिलीजन मानते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे। अभी इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं आई है, ना इनके यहाँ कोई टेम्पल है, कुछ भी इसको नहीं मानते, नेचर गॉड की पूजा करते हैं। और इनकी सोसाइटी को हम मैट्रियार्की कहते हैं। मैट्रियार्की क्यों? मैट्रियार्की इसलिए क्योंकि इनके यहाँ वुमेन को काफी ज्यादा राइट है, वुमेन को अपना पार्टनर चूज करने का राइट है, और वुमेन को ही देवी माना जाता है। और हम लोगों ने जब बहुत सारी चीजें देखी तो पता चला एक वुमेन के पेट से एक प्लांट को निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दिखाता है गॉडेस अर्थ। मतलब हमारी पृथ्वी का जो ओरिजिन है वो गॉडेस अर्थ, जो पृथ्वी की देवी है, उससे हुआ है। ये सारी बातें ये लोग बताते हैं। साथ में इनके पास स्क्रिप्ट है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। इनकी जो स्क्रिप्ट है वो एक तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, और हम लोगों को थोड़ा सा सिंबल या साइन में एक तरीके से पढ़ना आता है, पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं आता। तो ये लोग पिक्टोरियल फॉर्म में ही वो सारी चीजें करते हैं। और ये लोग ट्रेड के मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, और उस टाइम के हिसाब से ये दुनिया का काफी ज्यादा रूल करते थे। लगभग बोला जाता है 18% के आसपास दुनिया के ट्रेड में इनका रोल था। ये लोग वेस्ट कंट्रियों के साथ भी ट्रेड करते थे, ईस्ट कंट्रियों के साथ भी ट्रेड करते थे। और साथ में बात करें आजकल इससे जुड़ी हुई जो साइट काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, जो इंडिया में है, एक साइट है लोथल। लोथल वाली साइट में डॉकयार्ड मिला है, एक पोर्ट मिला है, और ये लोथल साइट पड़ता है गुजरात में। और अभी हमारी सरकार इस लोथल वाली साइट पे इंडिया का मैरीटाइम म्यूजियम बना रही है, एक इंटरनेशनल लेवल का मैरीटाइम म्यूजियम जो हम लोथल साइट पे बना रहे हैं। तो इसलिए लोथल के बारे में पूछा जा सकता है। पहली बात कहां पड़ता है, दूसरी बात ये किस लिए इंपॉर्टेंट है,
तीसरी बात, यहाँ पे वर्ल्ड का पहला डेडिकेटेड डॉकयार्ड था, जहां पे शिप आते थे, शिप जाते थे। साथ में एक और शहर जो हमें दिखता है वो है धोलावीरा। धोलावीरा पहला ऐसा साइट है जो आज के इंडिया में है, और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। पहले जो साइट यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए थे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, वो इंडिया में नहीं थे, वो सब पाकिस्तान की टेरिटरी में भी पड़ते हैं, लेकिन धोलावीरा हमारे यहाँ है। और धोलावीरा काफी ज्यादा फेमस था इसके आर्टिस्ट के लिए। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, साथ में एक ट्रेड का सेंटर, और धोलावीरा अपने सीवेज सिस्टम के लिए और ज्यादा फेमस रहता है। तो इंडिया के लिए प्राउड की बात थी कि यूनेस्को ने हमारे धोलावीरा को भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया। अभी हम लोगों ने इस लोथल साइट को भी उस लिस्ट में डालने की उनसे अपील की है। अभी एक टेंटिव लिस्ट में है, मतलब अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोथल को भी ये टैग मिल जाए। तो ये इंडिया में मिलते हैं। और अगर फेमस साइट की बात करें तो कोट दीजी, साथ में चूना दरो, साथ में राखी गढ़ी जहां पर कब्रिस्तान मिला है। इन साइट के बारे में आपसे मैच करने के लिए या कई बार सिंपल पूछा जाएगा, राखी गढ़ी, चूनो दड़ो, कोट दीजी, ये सब साइट किससे रिलेटेड है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में मिलती है, और यहाँ पे हमें बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है कि भाई कैसे राखी गढ़ी में बहुत सारी बॉडी, और राखी गढ़ी की कब्रिस्तान से हमें पता चलता है कि ये लोग आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे, इसलिए ये लोग बॉडी के साथ साथ उसमें कुछ सामान रखते थे। और साथ में एक और खास बात, यहाँ के मेल और फीमेल सब ज्वेलरी पहनते थे। ये सिविलाइजेशन काफी ज्यादा डेवलप हुई। यहाँ पे जो रूलिंग क्लास थी वो थी ट्रेडर। अभी यहाँ पर वर्ना सिस्टम इंडिया का नहीं, अभी वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रेडर यहाँ पे रूल करते हैं, और ट्रेडर का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना, उसी के लिए सारी काम कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अभी कुछ एनिमल को जानते हैं, कुछ को नहीं। जैसे अभी ये लोग गाय को नहीं जानते, काऊ से ये फेमिलियर नहीं है। साथ में ये लोग हॉर्स को भी नहीं जानते, साथ में इनके यहाँ राइस की क्रॉप भी नहीं होती थी। राइस के कुछ फॉसिल फ्यूल हमें मिले, लेकिन वो कहीं बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो ये सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई क्वेश्चन में पूछी जाती है कि भाई हॉर्स जानते थे या नहीं थे। और साथ में इनकी कुछ सील हुआ करती थी, जैसे अभी हम मोहरे यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, स्टाम्प जो होता है, ऐसे सील हुआ करती थी। ये एक पहचान था, आइडेंटिटी, कि आपको इस मार्केट में जाना है तो ये गोल्डन सील होनी चाहिए। और उस सील पर एक एनिमल वन हॉर्न राइनो का पिक्चर हमें सबसे ज्यादा दिखता है। और इनकी जो सील थी कई यू शेप में होती थी, यू का वर्ड भी यूज होता है, कई जगह फिश भी दिखती थी। साथ में इनके यहाँ एक पशुपति शिव भी मिले हैं, पशुपति शिव। पशुपति शिव की मूर्ति भी, और एक मूर्ति इनकी डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल वाली जो मूर्ति है वो एक टेक्निक से बनी है जिसका नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो वैक्स होती है, मोम जो होती है, उसको पहले डाला जाता है और उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है। उसके बाद उस मिट्टी को थोड़ा सा पकाया जाता है। पकाने के बाद उसमें से जो मोम है वो निकाल दिया जाता है, उसके अंदर कॉपर डाल दिया जाता है। आज के टाइम साउथ इंडिया में जो नटराजन शिव की मूर्ति बनती है वो इस लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बनती है। तो ऐसे इनके यहाँ डांसिंग गर्ल भी हमें दिखाई देती है। फिर इनका डिक्लाइन हो जाता है, क्लाइमेट चेंज को एक मेजर रीजन माना जाता है, उसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे जैसे ही एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं रहता तो फूड की कमी होती है, और फूड की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। मेहरगढ़ एक प्लेस जहां से इसका डेवलपमेंट बताया जाता है। माना जाता है कि पहले बलूचिस्तान में कुछ गांव हुआ करते थे, वहां पर सरप्लस खेती हुई। उस सरप्लस खेती ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास, इंडस रिवर के आसपास
इन लोगों को शहर विकसित करने के लिए मौका दिया। तो उसी के आसपास ये लोग स्टार्ट हुए, और वैसे इसका ओरिजिन इंडिया के बलूचिस्तान, जो आज के टाइम के पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से हम लोग मानते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो जो चीजें थी वो हमने जानी, जिनके बारे में प्री में क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। अगला जो टाइम पीरियड हमारा आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड आता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद इंडिया में अभी कोई सिविलाइजेशन नहीं है, और अब यहाँ के लोग विलेज वाली फॉर्म में पहुंच गए हैं। अब ये सिविलाइजेशन नहीं रही, क्योंकि इनके पास एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है। अब इनको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस चीज का फायदा उठा के कुछ बाहर वाले लोग इंडिया में आ जाते हैं, जिन्हें कहते हैं आर्य। आर्य का मतलब होता है ग्रेट पर्सन। ये आर्य लोग इंडिया में आते हैं, जिसे हम कहते हैं वैदिक, और वैदिक को हम दो तरीके से बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक पीरियड, दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड जो है, ये एक तरीके से अभी ये लोग कबीले में रहते हैं। इनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, दो तीन क्रॉप जानते हैं। एक क्रॉप जानते हैं यम, यम मतलब बारले। तो बारले की क्रॉप बस ये जानते हैं, और ज्यादा इनको नॉलेज नहीं। इनका जो मेन पेशा है वो है एनिमल फार्मिंग, और गाय का पालन करते हैं। इस गाय के लिए ही युद्ध होते हैं, और इनके लिए पूरे जीवन या ट्रेड के लिए गाय सबसे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कबीले हैं, और ये कबीले आपस में लड़ते भी रहते हैं, और इन कबीलों को हम बोलते हैं जन। एक छोटा यूनिट, पंचायत के लेवल का एक यूनिट यहां पर डेवलप होता है। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास ये डेवलप होता है। ये धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा आगे निकल के गंगा बेसिन के आसपास आते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, नॉर्मल इनका वो चलता है, फर्स्ट प्रोफेशन एनिमल ही है। पॉलिटिकल सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं है। राजा जो है सबकी सहमति से काम करता है, और इनके यहाँ सभा और समिति, इस नाम से दो यूनिट है जो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाती है, जिसमें पब्लिक की सारी बातें मानती है। क्योंकि राजा के पास कोई पैसा नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, इसलिए कोई उसकी सुनता भी नहीं। कोई एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपस में ही लोग जुटते हैं, आर्मी बन जाती है। राजा भी और लोगों की तरह ही रहता है, सिंपल सी झोपड़ी में, और राजा का काम है सबकी गाय की रक्षा करना। इस टाइम ज्यादा कुछ डेवलप नहीं होता है। लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा बहुत डेवलप होने पड़ता है, और यहां पर धीरे धीरे दो जन मिलके जनपद हो जाता है, एक बड़ा यूनिट। अब आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट की तरह जनपद यहां पे बन गया। और इनके यहां एक रिवॉल्यूशन आया, तो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन होता आयरन का मिलना। आयरन इनके यहां मिल गया, तो इनके पास ऑप्शन हो गया एग्रीकल्चर डेवलप करने का। अब ये आयरन का हल बनाएंगे, आयरन का वेपन बनाएंगे, और उस आयरन के वेपन का यूज करेंगे फॉरेस्ट को काटने के लिए, और इसलिए इनका एग्रीकल्चर सरप्लस होगा। एग्रीकल्चर सरप्लस होने की वजह से इनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, फिर धीरे धीरे इनका ट्रेड भी डेवलप होगा, इसलिए इसको कहा जाता है आयरन एज। लेटर वैदिक पीरियड से आयरन एज की शुरुआत होती है। राजा धीरे धीरे पावरफुल होता जाएगा, राजा टैक्स लेने लग जाएगा, जिसे ये लोग कहते हैं बलि। बलि नाम का एक टैक्स राजा को मिलने लग जाए। राजा काफी ज्यादा एक तरीके से अपने आप को रेस्पेक्टफुल मानेगा, और कंपेयर करेगा भगवान से। धीरे धीरे यहाँ पे वर्ना सिस्टम की शुरुआत होगी, और पहले वर्ना सिस्टम आएगा जेनेटिक रूप से, फिर धीरे धीरे पहले वर्ना नॉन जेनेटिक मतलब कर्म के बेस पर डिवीजन ऑफ लेबर, और फिर बाद में आप देखेंगे वो वर्ना सिस्टम आएगा जेनेटिक,
ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम था, लेकिन ये जेनेटिक नहीं था, कर्म के बेस पे था। जिसको जो काम करना था उस बेस पे उसको बोला जाएगा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये वर्ना सिस्टम जेनेटिक होने लगा। राजा को डर है, कहीं मेरा बेटा पावरफुल नहीं हुआ तो, या उसकी भुजाएं में ताकत नहीं हुई तो क्या होगा। ब्राह्मण को डर है, अगर मेरा बेटा वैदिक नहीं जानता हो तो उसका क्या होगा। इसलिए दोनों के डर की वजह से धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में पावर का सेंट्रलाइजेशन होने लग जाता है, और साथ में धीरे धीरे वुमेन को एज अ गुड्स माने लग जाते हैं। सोसाइटी में वुमेन के पास भी जो ताकत है वो कम होने लग जाती है। और यहीं पर धीरे धीरे इंडिया में स्लेवरी सिस्टम, दास बनाने के हमें एविडेंस मिलते हैं कि युद्ध में जो हारते थे उनको दास बनाया जाता। यहीं पे जिक्र मिलता है, एक भरत कबीला था, और भरत कबीले ने और सारे कबीलों को हराया, और उसने जो लोगों को हराया उन लोगों को अपना दास बनाया। लेटर वैदिक पीरियड में जो भी होने का कोई रीजन है तो वो है आयरन। जो भी चीजें इनके यहाँ डेवलप हुई उसका सबसे बड़ा कारण आयरन। और इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1000 से लेके 600 BC। आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में आपसे टाइम पीरियड से जुड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसका रीजन ये होता है काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता है और काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म। लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि उस टाइम चल क्या रहा था। साथ में कुछ वर्ड, जैसे आपसे पूछा जाएगा बलि का मतलब क्या होता है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे बताया यव का मतलब क्या होता है, साथ में इनका पहला प्रोफेशन क्या था, उनका पहला प्रोफेशन क्या था, ये सारी चीजें पूछी जाती। ये वैदिक पीरियड की कहानी थी। धीरे धीरे वैदिक पीरियड से आगे हमारे देश में महाजनपद टाइम पीरियड आएगा। अब धीरे धीरे जनपद जो थे, दो जनपद मिलके महाजनपद बनेंगे, और इसकी वजह से भारत में 16 महाजनपदों का विकास होगा। और ये सब महाजनपद एक तरीके से अपने तरीके से रूल करेंगे। तो महाजनपदा पीरियड, और भारत में इस समय 16 महाजनपद, जिनमें से 15 महाजनपद नॉर्थ इंडिया में ही है, एक महाजनपद नॉर्थ इंडिया से दूसरी तरफ नर्मदा रिवर के साउथ में मिलेगा। वरना सारे महाजनपद का जो डेवलपमेंट होता है वो नॉर्थ इंडिया में ही होता है। तो इसलिए बोला भी जाता है कि भाई नॉर्थ इंडिया में ही सारी चीजें एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत में हमें दिखाई देती है। और जो ये लास्ट वाला जनपद, महाजनपद जो आपको दिखता है वो है असमक, जो साउथ इंडिया में नर्मदा के साउथ में दिखता है। असमक को छोड़ के और सारे जो महाजनपद हैं वो नॉर्थ इंडिया में, जैसे वज्जी, मल, मगध, कोसाम्बी, ये सारे महाजनपद हमें दिखते हैं। और इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जिसका नाम है मगध, मगध महाजनपद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है और इन 15 महाजनपदों को हरा देता है। तो मगध महाजनपद जो छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास डेवलप होता है, ये छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास इसको कुछ फायदे थे। पहला, छोटा नागपुर प्लेटू में आयरन मिलता है, दूसरा इसको कोल मिलता है, तीसरा फर्टाइल लैंड है, क्योंकि गंगा और यमुना रिवर का एक तरीके से प्लेन एरिया भी पड़ता है। ये सारे फायदे मगध एम्पायर को मिले, साथ में इनके यहाँ एलिफेंट मिलते हैं। इसकी वजह से मगध एम्पायर इन सब पे कंट्रोल कर लेता है। मगध एम्पायर में बहुत सारी डायनेस्टी डेवलप होती है, जैसे नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी वाले लोग काफी अच्छे से रूल करते हैं और मगध एम्पायर को एक बड़े लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे नंद डायनेस्टी वाले लोग अपने एरिया पे तो ध्यान देते हैं, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते। और इसी टाइम एक यूनिवर्सिटी जो काफी ज्यादा फेमस होती है, तक्षशिला, इंडिया की एंशिएंट यूनिवर्सिटी तक्षशिला, जो आज के पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ती है, उसके एक प्रोफेसर चाणक्य, वो नंद वंश के पास आते हैं और बोलते हैं, देखो भैया अलेक्जेंडर का अटैक हो रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक बड़ी किंगडम हो,
नंद वाले उनकी बात नहीं सुनते और बोलते भागो यहाँ से, तुम बिना बात के हमारे डांस नृत्य में परेशानी क्रिएट करने आ गए हो, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी किंगडम से मतलब है। चाणक्य बात कर रहे थे ग्रेट किंगडम की, एक इंडिया की, लेकिन इससे नंद वंश को कोई लेना देना नहीं था। चाणक्य इस बात से नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं मैं नंद वंश का एंड करूंगा। वो एक छोटे से बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को उठाते हैं और बोलते हैं चलो तुम्हें राजा बने। उसके बाद कबीलाई लोगों के साथ सेना बनती है, प्रजा के साथ मिलके नंद वंश का एंड किया जाता है और उसके बाद शुरुआत होती है मौर्य एम्पायर की। मौर्य एम्पायर जिसको बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इसको सबसे ज्यादा शिखर पे ले जाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अशोक। अशोक ने बहुत सारी चीजें करवाई। अशोक के समय भारत में पिलर्स की शुरुआत हुई। पहले भी पिलर्स लिखे जाते थे, चंद्रगुप्त ने भी लिखवाई, लेकिन इन्होंने उन पिलर्स को फेमस कर दिया। इनका एक पिलर सारनाथ, जो इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है, वो भी काफी फेमस हुआ। साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म को काफी प्रचलित किया। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक लेवल पर डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे वर्ना सिस्टम और ज्यादा रिजिड होता जाएगा और ये वर्ना सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड तक और महाजनपदा पीरियड तक काफी ज्यादा रिजिड हो गया। लोग परेशान थे। इसलिए दो रिलीजन का डेवलपमेंट होगा, एक होगा बौद्ध, दूसरा होगा जैन। बौद्ध रिलीजन में लीड करेंगे गौतम बुद्ध। जैन धर्म को वैसे डेवलप ऋषभदेव ने कर लिया था, लेकिन इसको एक्सपेंड करने में या फेमस करने में महावीर जैन का रोल होगा। जो लोग SC ST हैं वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेंगे। उन्हें लगता है कि बौद्ध धर्म में छूट देता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये भी नहीं कहता कि तुम्हें ये बुक पढ़नी नहीं पढ़नी। ब्राह्मण धर्म में ये सारी चीजें थी। दूसरी तरफ जैन धर्म को ज्यादातर ट्रेडर ज्वाइन कर लेते हैं और इन दो धर्मों ने एक तरीके से रिफॉर्म लाया सोसाइटी में। और रिफॉर्म इसलिए लाया क्योंकि क्षत्रिय चाहता था पहले नंबर पर मैं रहूं, दूसरी तरफ शूद्र चाहता था कि मेरे पास पैसा है लेकिन सोशल रेस्पेक्ट नहीं है, तीसरी तरफ वैश्य चाहता था मैं टैक्स देता हूं लेकिन मुझे भी रेस्पेक्ट नहीं है। तो ये सारे लोग डिमांड करने लगे रिफॉर्म की और सोसाइटी में रिफॉर्म आया और नो नए रिलीजन बने, एक बौद्ध और जैन। ये सारी कहानी महाजनपदा पीरियड में चल रही थी। उसके बाद मौर्य एम्पायर ने काफी बड़ा एम्पायर बनाया। अशोक ने पॉलिसी ऑफ धम्मा चलाई। अशोक ने पॉलिसी ऑफ धम्मा एक तरीके से सोशल कोड ऑफ कंडक्ट चलाया, मतलब सबको पीसफुल बनाना। जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि भाई हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, ऐसे मोरल वैल्यू सिखाने के लिए पॉलिसी ऑफ धम्मा अशोक ने चलाई। अशोक कलिंगा वार के बाद ये सारी चीजें करता है। कलिंगा उड़ीसा में एक एम्पायर, वहां अशोक ने वहां के लोगों को मारा और किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन अशोक काफी इमोशनल भी हो गया उस इवेंट में। अशोक को लगा मैं कितना सेल्फिश आदमी हूं, इन लोगों को मार रहा हूं अपने साम्राज्य के लिए, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मुझे मारना भी नहीं पड़े और साम्राज्य भी बन जाए। तब उन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ देखा और अशोक बौद्ध धर्म ज्वाइन कर ले। अशोक बौद्ध धर्म ज्वाइन करेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, अपने बेटे महेंद्र को भी भेजेंगे श्रीलंका की तरफ और धर्म महामात्र एक मंत्री की भी स्थापना करेंगे जिसका काम है कि भैया आप लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करो। चाइना से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, सब जगह बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से देश के अंदर ये सारी चीजें बनाई रखी जाएंगी। इसलिए अशोका द ग्रेट पहले ग्रेट पर्सन हमारी हिस्ट्री के हुए जिन्होंने पीसफुल तरीके से सारे लोगों को, और अशोक ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अपने पिलर लिखवाए, ऐसे जैसे नोटिस लिखवाते हैं आज के टाइम, हाईवे के आगे, पेट्रोल पंप के आगे, सरकार अपनी स्कीम के बारे में बताती है, मेट्रो में, ऐसे ही अशोक ने सब जगह पिलर लगवा दिए।
और बोला ये लॉ एंड ऑर्डर है, पॉलिसी ऑफ धम्मा है, और जो इसको मानेगा उसको सब रेस्पेक्ट देंगे और जो नहीं मानेगा वो गलत होगा। असनुक ने एक वेलफेयर स्टेट की नींव रखी, सबको फ्री में हेल्थ, एजुकेशन, साथ में फैसिलिटी, साथ में कुछ टैक्स लेता। ये सारी चीजें अशोक की काफी ज्यादा फेमस हुई तो सबको अच्छा लगा। लेकिन अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य एम्पायर थोड़ा सा कमजोर होने लगा, क्योंकि इतना पावरफुल किंग कोई आया नहीं। और इंडिया पे शुरुआत हुई कुछ अटैकों की। इंडिया के ऊपर कुछ फॉरेन इन्वेडरों ने अटैक किया, जैसे शक आए, कुषाण आए। इन सारे लोगों ने मौर्य एम्पायर के बाद इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। तो अशोक के बाद कोई इतना पावरफुल रूलर हुआ नहीं जो इतनी बड़ी किंगडम को संभाल पाता। इसलिए अशोक के बाद इंडिया में फिर दोबारा से डिसेंट्रलाइज मॉडल आया। मतलब बहुत सारे बाहर के लोग, बहुत सारे अपने ही लोगों ने अपना अपना साम्राज्य बनाया। तो आफ्टर मौर्य पीरियड इंडिया में एक नई शुरुआत हुई। कुछ फॉरेन रूलर आए, कुछ इंडिया के रूलर थे। फॉरेन रूलर में इंडो ग्रीक ये रूलर आए। इंडो ग्रीक रूलर की खास बात, ये रूलर अपने साथ गोल्ड कॉइन लाए, और इनके कॉइन की एक और खास बात, डेट लिखवाते थे, साथ में अपना फोटो भी छपवाते थे। इनके कॉइन से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, इसलिए हम इनकी हिस्ट्री को या उस टाइम की हिस्ट्री को आफ्टर मौर्य पीरियड कॉइन के बेस पे पढ़ते हैं। इसके अलावा कुषाण आए, जिनका एक रूलर कनिष्क जो जम्मू कश्मीर के आसपास रूल करते हैं। उसके बाद शक आए। शक लोगों ने गुजरात के आसपास वाले एरिया में रूल किया। इंडिया के जो रूलर थे उनमें सातवाहन काफी ज्यादा फेमस। सातवाहन लोग जो एक तरीके से अपनी मां का नाम लिखते थे अपने आगे, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऐसे इनके यहां दिखता है। तो ये लोग रूल करते हैं डेक्कन वाले एरिया में, कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले एरिया में। उस वाले एरिया में सातवाहन रूलर चलाते हैं। इसके अलावा कुछ और रूलर जो छोटे मोटे इस टाइम चलते रहे, जिनमें कलिंगा ये भी थे, साथ में पल्लव ये भी रूल कर रहे थे। ये सारा हमारे देश में चल ही रहा। मौर्य एम्पायर के बाद की एक खास बात, इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा डेवलप हुई। और इकोनॉमी डेवलप होने का रीजन इंडिया का दोनों तरफ से ट्रेड था। वेस्ट में हम लोग रोमन एम्पायर से ट्रेड कर रहे थे, ईस्ट में हम लोग साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड कर रहे थे। इसलिए ये वाला टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। सबके पास काफी ज्यादा रिसोर्स है, पैसा काफी ज्यादा है इंडिया के अंदर, और इसलिए किसी को कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन नुकसान बस ये था, पॉलिटिकली थोड़ा सा वीक थे, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, इसलिए बहुत सारे फॉरेन लोग इंडियन सोसाइटी में आए। लेकिन फायदा ये हुआ इन लोगों ने भी आके धीरे धीरे इंडिया के हो गए। और फिर उसके बाद रिलीजन में भी रिफॉर्म हुआ, इन लोगों को एडजस्ट करने के लिए सब क्षत्रिय किया गया। साथ में जो लोअर कास्ट के थे उन्हें लगा कि अच्छा मौका है इन इन्वेडरों के साथ मिलके फिर दोबारा से रिलीजन में रिफॉर्म दिया जाए। तो रिलीजन में रिफॉर्म भी हुए, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई। साथ में बहुत सारी शादियां इन फॉरेन रूलरों ने हमारे यहाँ से की। तो कल्चर में भी कुछ नई चीजें आई, ईरान का खरोष्टी स्क्रिप्ट का, ग्रीक स्क्रिप्ट का। साथ में वहां से अपोलो जो उनके किंग थे उनका एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ। और इस लेटर मॉर पीरियड में पहली बार इंडिया में टेंपल बनने की स्टार्टिंग हुई। इंडिया में टेंपल का स्टार्ट भी आफ्टर मॉर वाले पीरियड में हुआ। इंडिया में टेंपल बनने लगे, साथ में मूर्तियां ये भी बनने लगी। ये सारी चीजें मौर्य पीरियड के बाद में। और खास बात, इकोनॉमिक लेवल पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट।
इस मौर्य पीरियड के बाद गुप्ता लोग सामने आए और गुप्ता लोगों ने एक नई किंगडम फिर दोबारा से सेंट्रलाइज लेवल पे की। नॉर्थ इंडिया के आसपास गुप्ता लोगों ने अपनी किंगडम बनाई। चंद्रगुप्त एक तरीके से रूलर बन के यहाँ के आए। वो पहले एक तरीके से सामंत थे या फ्यूडल थे, एक छोटे से लैंड ओनर। धीरे धीरे उन्होंने पावर कैप्चर की और गुप्ता पीरियड का इंडिया में आना हुआ। गुप्ता पीरियड की खास बात इकोनॉमिक लेवल पे इतना डेवलप नहीं था। और अगर टाइम की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं लगभग 3rd से 6th सेंचुरी के आसपास इसने काफी रूल किया। गुप्ता पीरियड के लोगों की खास बात ये थी, इन्होंने कल्चर के लेवल पे काफी इंडिया में डेवलप किया। हमारे रामायण, महाभारत जैसे टेक्स्ट जो थे इसी टाइम लिखे गए। पहले लोग श्रुति के माध्यम से चलते थे, मतलब एक दूसरे को सुनाते थे, रिटिन फॉर्म में ही कुछ नहीं था। लेकिन रामायण, महाभारत, फिर पुराण, चारों वेद, इन सब का लिखना इसी टाइम पीरियड में हुआ। साथ में इससे जस्ट पहले मनुस्मृति आई। मनुस्मृति जिसमें मनु कलयुग की बात करते हैं और बोलते हैं सब कलयुग हो गया। कलयुग का मतलब था अपने कर्म से अलग होना। जैसे एक छात्र का धर्म है कि उसे स्टडी करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है, एक शिक्षक का धर्म है उसे पढ़ाना चाहिए लेकिन नहीं पढ़ा रहा है, एक राजा का धर्म है पब्लिक की सर्विस देनी चाहिए, नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें एक तरीके से हुई और इसकी बात कलयुग की बात मनु ने की। लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी थी। ये वुमेन के राइट को लेके काफी कम सेंसिटिव था। साथ में जो निचली कास्ट के लोग थे उनको भी फ्रीडम नहीं देना चाहता था। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मनुस्क्रिप्ट का काफी ज्यादा विरोध किया। जैसे अंबेडकर जी जब हुए तो उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, आज भी बहुत लोग जलाते हैं क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव बातें भी थी जो हमारी सोसाइटी के थॉट को थोड़ा सा नैरो डाउन करता है। लेकिन गुप्ता पीरियड में कल्चर के लेवल पे, टेक्स्ट के लेवल काफी ज्यादा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ नवरत्न एक तरीके से रहने लगे और इन नवरत्न में कालिदास एक फेमस राइटर हुए। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बुक लिखी जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं। मेघदूत, इन बुक के द्वारा हमें पता चलता है कि उस समय कैसी स्थिति हमारी सोसाइटी की। तो मेघदूत में वो बताते हैं कि भाई महिलाओं के साथ एक तरीके से सती सिस्टम हुआ करता था। तो इंडिया में सती सिस्टम का पहला एविडेंस जो हमें किसी टेक्स्ट से मिलता है वो है कालिदास। इसलिए माना जाता है गुप्ता पीरियड से इंडिया में सती सिस्टम की शुरुआत हुई। वैसे पहले भी एविडेंस मिले लेकिन वो इनडायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा एविडेंस इसका मिलता है, सती सिस्टम इनके यहाँ थी। तो सती सिस्टम की शुरुआत, साथ में विडो रीमैरिज अलाउ नहीं होना, मतलब धीरे धीरे वुमेन की जो पावर थी वो कम होती जा रही थी। वुमेन को बाहर नहीं निकलने दिया जाता क्योंकि किंग की रेस्पेक्ट से जोड़ दिया गया। गुप्ता पीरियड के टाइम ही इंडिया की 6 फिलोसॉफी आई जो लाइफ के लिए काफी ज्यादा हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं। जैसे योगा पतंजलि इसी टाइम दिए, पतंजलि योगा हमें दिए, जिन्हें कहते हैं षट दर्शन। इसके अलावा सांख्य, ये वाला दर्शन भी आया जिसे कपिल मुनि ने दिया। और कपिल मुनि बोलते हैं इस अर्थ का ओरिजिन एक तरीके से नेचर और ह्यूमन बीइंग के मिलन से हुआ है, उससे ही लाइफ बनती है। ऐसे ही बहुत सारी और भी थॉट, जैसे न्याय दर्शन जो लॉजिक पर बात करता है, वैशेषिक दर्शन जो एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता है। ये सारी चीजें हमें इसमें लिखी। साथ में आर्यभट्ट, भट्ट जैसे लोग भी इसी टाइम थे।
जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में काफी एक्सपर्ट थे, साथ में मैथमेटिशियन थे। जीरो से लेकर सन कैसे चक्कर लगाता है वो सारी चीजें इन्होंने बताई। हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है वो बताया। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये सारी बातें हमें इस टाइम बनाते हैं। सुश्रित जैसे हेल्थ एक्सपर्ट इस टाइम हुए जो पहली बार सर्जरी परफॉर्म करेंगे। इसलिए गुप्ता पीरियड को आर्ट एंड कल्चर के मामले में इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। लेकिन ये गोल्डन पीरियड चलता रहा जब तक राजा अच्छे होते गए। स्कंदगुप्त तक ये चला। स्कंदगुप्त के बाद राजा काफी कमजोर हुए और फिर गुप्ता पीरियड का भी एंड हो। लेकिन गुप्ता पीरियड को याद करने का मेन रीजन इकोनॉमिक नहीं, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लेवल पे एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी सोसाइटी को ले गए। ये गुप्ता पीरियड की खास बात थी। गुप्ता पीरियड के बाद लेटर गुप्ता पीरियड आया और इस टाइम हर्षवर्धन और गुप्ता पीरियड के टाइम के बारे में एक व्यक्ति जो आता है जिसका नाम है फायान। इसका जिक्र बहुत मिलता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई फायान कब आया, तो फायान गुप्ता पीरियड में आया। और फायान किस किंग के सामने आया? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आया। इसने काफी बातें बताई कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, समाज में क्या क्या चीजें थी, सती सिस्टम के बारे में बताया। साथ में एक चांडाल का जिक्र करता है कि भारत में एक ऐसा समूह भी था जिसे चांडाल कहते थे और उसको बजा के आना पड़ता। तो फायान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना गुप्ता पीरियड चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आया। फायान बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजों को देखने के लिए इंडिया आया था और इसने बहुत सारी चीजें देखी और जो अपना अनुभव था वो लिखा। उसके बाद कुमारगुप्त के टाइम एक नई चीज हुई। कुमारगुप्त ने एक यूनिवर्सिटी डेवलप की जिसका नाम था नालंदा। तक्षशिला के बाद इंडिया की सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी नालंदा। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त ने बनवाया और इसी यूनिवर्सिटी ने काफी ज्यादा नॉलेज दी। बहुत सारे लोग विदेश से भी पढ़ने यहाँ पे आते थे और ये बिहार के जो क्षेत्र है उसी वाले क्षेत्र में थे। और आज की सरकार हमारी इस नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से वो ग्लोरी देने के लिए काम कर रही है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ थी, किसने बनाई, किस टाइम की पीरियड थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लेटर गुप्ता पीरियड, जिसके टाइम हर्षवर्धन एक बड़ा रूलर होगा, कन्नौज पे रूल करेगा। हर्षवर्धन थानेश्वर के आसपास उनके पिताजी ने रूल किया और ये कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाएगा, जहां पे इनकी जो सिस्टर थी उनकी शादी हुई लेकिन उनके जीजा जी को किसी ने मार दिया। तो लेटर गुप्ता पीरियड में एक फेमस रूलर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ये काफी बड़े लेवल पे रूल करेगा और ये कन्नौज, इसके आसपास वाले एरिया में अपना साम्राज्य चलाएगा। और इसके टाइम एक चाइनीज ट्रेवलर आएगा जिसका नाम है हुएनसांग। एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर हुएनसांग। हुएनसांग सी यू की के नाम से एक बुक लिखेगा और हर्षवर्धन के बारे में ज्यादातर बातें हमें हुएनसांग से ही पता चलती हैं। और ये बताता है कि भाई हर्षवर्धन के टाइम कन्नौज, जिसे महोदय श्री भी कहते थे, ये एक बड़ी सिटी के रूप में उभर रहा था
ह्वेनसांग भी बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड चीजें सीखने के लिए आएगा और ये थानेश्वर में अपनी शिक्षा लेगा हरियाणा के आसपास। जयदेव एक बौद्ध शिक्षक, उनसे ये शिक्षा लेगा। लेकिन ह्वेनसांग बोलता है शहर तो अच्छा था लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक नहीं था, मुझे ही 2 बार लूट लिया, इसके जिक्र करता है। इसका मतलब इकोनॉमिक कंडीशन हर्षवर्धन की इतनी अच्छी थी। और साथ में बोला जाता है हर्षवर्धन को पुलकेशन सेकंड ने हराया भी था। हर्षवर्धन की हार हुई थी पुलकेशन सेकंड से, ये भी बातें हमें मिलती है। रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख ये बात करता है। ऐहोल में एक इंस्क्रिप्शन उसने लिखवाई और वो बताता है हर्षवर्धन को पुलकेशन सेकंड ने हराया। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी और भी रूलर इस टाइम रूल कर रहे थे। काकते डायनेस्टी एक तरीके से रूल कर रही थी और साथ में बंगाल के रूलर शशांक, उनके साथ भी हर्ष का थोड़ा झगड़ा रहता था, तो शशांक से भी इसकी अनबन रहती थी। लेकिन जो उस टाइम का सारा पीरियड था वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता था हर्षवर्धन के। और साथ में ह्वेनसांग कहेगा हर्षवर्धन प्रयागराज में हर बार एक समिट ऑर्गेनाइज करता है और इस प्रयागराज समिट में एक रिचुअल होता है, सन की पूजा की जाती है, बौद्ध की पूजा की जाती है, साथ में शिव की पूजा की जाती है। और बाद में हर्षवर्धन जम्मू कश्मीर का कैंपेन करता है और वहां से बुद्ध का एक दांत लेके आता है और तब से ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। इसलिए बोला जाता है हर्षवर्धन के अंदर अशोक जैसी चालाकी और समुद्र के जैसे कैंपेन चलाने की ताकत थी। ये सारी चीजें हर्ष के उसमें दिखती हैं। और हर्ष के बाद लेटर गुप्ता पीरियड में एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा कोई रूलर नहीं होता जिसके बारे में हमें ज्यादा जानना हो। उसके बाद इंडिया में एक चीज जो आने लग जाती है वो है फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद। लेटर मोर पीरियड के बाद लैंड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। लैंड रेवेन्यू पे सारी किंगडम डिपेंड थी, उसी से उनकी इनकम होती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यज्ञ सिस्टम भी आया, फिर लैंड को चैरिटी में दिया जाने लगा और राजा एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ पैसा कैश में देते थे, कुछ पैसा एक तरीके से लैंड में दे देते थे कि भैया ये वाला लैंड का टुकड़ा ले लो, यहां से रेवेन्यू कमा लेना। इससे धीरे धीरे क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लैंड हो गया और डिवीजन ऑफ लैंड होने की वजह से जो मेन किंग था उसके पास पावर ही नहीं बची, क्योंकि अब सारी पावर इन फ्यूडल या सामंत के पास है, एक जमींदार। इसकी वजह से धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ राजा का और राजा के डिक्लाइन होने के बाद हमारे देश में सेंट्रलाइज पावर फिर से नहीं बची और जब सेंट्रलाइज पावर नहीं बची तो एक बार फिर से हमारे देश में कुछ फॉरेन लोग आएंगे, कुछ फॉरेन इन्वेड। इस बार कुछ मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया में आना होगा और ये लोग, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई पावर थी नहीं जो इनको टक्कर दे सके और ये राजा जो था इसकी सेना बनती थी इन सामंतों से, तो राजा के पास कोई पावरफुल सेना थी नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना अच्छा था भी नहीं और लोगों ने भी अपना डेडिकेशन जो पास में बैठा सामंत था उसको दे दिया, क्योंकि वही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जस्टिस का काम भी वही करता था, उसका अपना फ्लैग होता था, तो राजा को किसी से मतलब ही नहीं था। इस चीज का फायदा उठाया कुछ मुस्लिम कल्ट ने और इंडिया का मिडेवल टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में कर चुके हैं, अब मिडेवल टाइम पीरियड में दो चीजें। मिडेवल टाइम पीरियड में पहला जो टाइम पीरियड है वो है दिल्ली सल्तनत, दूसरा जो टाइम पीरियड आएगा मुगल। ये दो टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत।
एंशियंट हिस्ट्री में आपको डेट बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रखने की जरूरत है, या डेट नहीं तो कम से कम ईयर, क्योंकि यहां से हमें हिस्ट्री पूरी मिलती है, क्योंकि हमें इतने टेक्स्ट मिले हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारे लोग बता जाते हैं, जैसे चचनामा एक बुक है, उसमें बताते हैं कि कैसे अरब लोगों ने सिंध पर विजय पाई। नू सिपाहियर अमीर खुसरू की बुक, वो भी हमें बहुत सारी चीजें बताती है, तो उनमें एग्जैक्ट डेट का जिक्र है। तो इसलिए यहां से हमारे लिए थोड़ी सी डेट जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मोटा मोटा बात करें तो 1192 के आसपास दिल्ली सल्तनत का आना हमारे देश में शुरू हुआ, और 1526 जब तक बाबर नहीं आएगा तब तक ये रूल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद गौरी गौरी का भारत आना होगा। मोहम्मद गौरी की लड़ाई आप लोगों ने सुनी होगी, पृथ्वीराज चौहान से होती है। कई बार गौरी हारता है लेकिन हार नहीं मानता, पृथ्वीराज चौहान को हराता है। ये 1192 की बात है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हारता है, वही एक वेस्टर्न पार्ट में गुजरात और राजस्थान के साथ एक पावर थी जो उनको टक्कर दे रही थी, राजपूताना। राजपूताना लोग हारते हैं, और जैसे ही राजपूताना लोग हारते हैं उसके बाद ही मोहम्मद गौरी, इसका कोई बच्चा नहीं था, इसके बहुत सारे स्लेव थे, और ये अपने स्लेव को ही अपना बच्चा बोलता था, दास को अपना बच्चा बोलता था। इसलिए ये अपने स्लेवों को, दास को दिल्ली की सत्ता छोड़ के चला गया। और इसका जो पहला दास जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया का राजपाट संभालता है, 1206 से लगभग 10 तक ये रूल करता है। ये पहला रूलर। और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत के साथ ही इंडिया में एक नया रिलीजन भी आता है, सूफी। और साथ में इंडियन लोग अपने रिलीजन को बचाने के लिए भक्ति मूवमेंट करते हैं। दो अलग अलग कल्चर के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ चीजें इसको उसकी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज उसको अच्छी लगती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डरते भी, कहीं ये हमारी चीज कुछ ना ले ले, उसको लगता है ये हमारी चीज ना ले ले। इसलिए लोग दो डर की वजह से अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपने अपने काम को बचाना चाहते हैं, और इसीलिए सब अपने आप को सिक्योर भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, लेकिन सूफी और भक्ति, ये दो मूवमेंट हमारे देश में होंगे। ये दोनों मूवमेंट कोशिश करेंगे कैसे सोसाइटी में पीस बनाई जाए। सूफी रिलीजन को इंडिया में जो रील करेंगे वो है चिश्ती, और इन चिश्तियों की याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक, एक चिश्ती के बहुत बड़े आचार्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाएंगे कि आप लोग इतने बड़े संत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े लिबरल तरीके से रूल किया, किसी को तंग नहीं किया रिलीजन के बेस पर, बड़े प्यार से, अपने आप को सुल्तान भी नहीं बोला, बोला मैं तो बस सेवक हूं, राजा जी मुझे देके गए, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं बस, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसपे मैं ईगो करूं कि भैया मैंने ऐसा कुछ किया है, ऐसा मैं कुछ हुई नहीं। बड़े प्यार से शरीफ तरीके से रूल करते हैं, और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाते हैं। अभी दिल्ली नहीं आए, लाहौर इनकी कैपिटल है, वहीं से रूल करते हैं। अपने आप को अभी तक नहीं बोला मैं सुल्तान हूं, बोलते खलीफा ही सबसे बड़ी चीज है, मेरे खलीफा अरब में रहते हैं, उन्हीं के प्रति मैं डेडिकेट। इसलिए ऐसे ही रूल ये चलाएगा। और फिर एक दिन पोलो खेलते टाइम इनकी डेथ हो जाएगी, तो 1210 में इनकी डेथ हो जाएगी। इनके बाद जो रियल फाउंडर जो थे दिल्ली सल्तनत के, वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने कहीं ना कहीं सारी चीजें की, और ये लगभग 25 साल रूल करते हैं, 1211 से 36 तक। इन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया,
एक ग्रुप बनाया तुर्क ए चहलगानी, ये 40 बॉडी वार्ड का ग्रुप था और ये काफी ज्यादा पावरफुल थे, ऐसे ही थे जैसे आज के एनएसजी कमांडो। और इससे उन्होंने रूल किया और साथ में इल्तुतमिश इक्ता सिस्टम भी लाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, प्रॉपर आर्मी होगी हमारी, और आप लोगों को इक्ता सिस्टम के थ्रू काम करना है। कुछ सैलरी आपको कैश में मिलेगी, कुछ लैंड में मिलेगी, ये सारी चीजें ये बोलते हैं। इल्तुतमिश के टाइम मंगोल का अटैक भी हुआ, चंगेज खान इंडिया तक आया और वो एक रूलर उसका पीछा करते हुए यहाँ आया, लेकिन उस रूलर ने इल्तुतमिश से बोला भैया हमें शेल्टर दे दो। इल्तुतमिश ने बोला देखो राजा जी, आपका इंडिया में रहना आपकी सेहत के लिए और हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है, आपको सूट नहीं करेगा। इनडायरेक्टली उनसे मना कर दिया, इसलिए मंगोल अटैक से हम लोग बच गए। वरना चंगेज खां पूरे मूड में था कि वो उसको तो हराएगा ही, साथ में इंडिया को भी हराएगा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे बचा लिया। इल्तुतमिश ने पूरा नींव डाल दिया एक बड़े उसका कि भाई कैसे रूल होगा। और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना इंडिया की नई रूलर बनी। इसके बेटों पर इसका भरोसा नहीं था और पहली रूलर जो दिल्ली सल्तनत में हमें दिखती है, पहली वुमेन रूलर। मुगल काल में भी कोई वुमेन रूलर नहीं है, दिल्ली सल्तनत में एक मुगल रूलर में है वुमेन, वो है रजिया सुल्तान। लगभग 4 साल रूल करती है, लेकिन उलेमा लोगों को ये पसंद नहीं आता कोई वुमेन ऐसा करे, इसलिए इसकी डेथ हो जाती है। और आप लोगों ने सुना होगा रजिया गुंडों में फंस गई तो ये बेचारी फंस जाती है और इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन जब तक होती है अच्छे से रूल करती है। और मिनाज कहता भी है कि इसका एक वुमेन होना ही इसकी डेथ का कारण बना, वरना रूलर अच्छी थी, पिताजी ने भी माना था, पब्लिक ने भी माना था, सब ने माना था, लेकिन उलेमा वर्ग को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के बाद एक और डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में आती है, ये स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी। खिलजी डायनेस्टी इंडिया में आती है और जिसका एक फेमस रूलर अलाउद्दीन खिलजी। स्लेव डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत की दूसरी जो डायनेस्टी है, ये स्लेव, उसके बाद खिलजी। खिलजी इन स्लेव डायनेस्टी के यहाँ ही काम करते थे, धीरे धीरे इन्होंने पावर एक्वायर कर ली और पावर के बाद अपनी घोषणा कर दी कि भैया हम भी हैं। और इसका एक फेमस रूलर अलाउद्दीन खिलजी काफी ज्यादा कैंपेन चलाएगा और साथ में अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी है वो भी काफी फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को रेगुलेट किया, आर्मी को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट किया, अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बनवाया, साथ में कैनाल बनवाई, प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लाई। धीरे धीरे खिलजी डायनेस्टी काफी ज्यादा बड़ी होने लगी और इन्होंने काफी समय तक रूल किया। खिलजी डायनेस्टी के बाद, खिलजियों को हराने के बाद तुगलक लोग रूल करने आए और तुगलक डायनेस्टी में दो बड़े रूलर, एक मोहम्मद बिन तुगलक जो काफी स्कीम करेगा लेकिन हर बार फेल होगा, अपनी कैपिटल चेंज करेगा, दिल्ली से दौलताबाद लेके जाएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल खो गया। न्यू करेंसी लॉन्च करेगा, वो भी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग अपने घर में ही कॉपर के कॉइन बनाने लग जाएंगे। तो एक फेल्ड किंग के रूप में नहीं जाना जाता, लेकिन काफी ज्यादा एक तरीके से नए स्टेप लेने वाले थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जिसकी माता हिंदू, पिताजी मुस्लिम, लेकिन सब काम ऐसे करेगा जैसे मैं हिंदू नहीं। ये भाई साहब ऐसे रूलर हैं जो इंडिया में जजिया रेगुलेट करेंगे। इंडिया में दिल्ली सल्तनत के टाइम जजिया जो लगाया फिरोज शाह तुगलक ने लगाया।
जजिया टैक्स मतलब नॉन मुस्लिम पे लगने वाला टैक्स, कि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी हैं और आप लोगों को यहाँ पर रहने की आजादी मिल रही है, साथ में अपने धर्म को, तो इसके लिए आप टैक्स दोगे। ये सारे काम फिरोज शाह तुगलक करता है, और फिरोज शाह तुगलक की वजह से ही धीरे धीरे तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो जाती है। इसके टाइम उलेमा लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, धार्मिक रिलीजियस चीजें एक्टिव हो जाती हैं, और इसका खामियाजा अगले आने वाले जो रूलर हैं उनको भुगतना पड़ता है, और इसी की बदौलत सैयद डायनेस्टी का आना होता है। तो दिल्ली सल्तनत में एक और डायनेस्टी सैयद, सैयद डायनेस्टी, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, कुछ बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रूल करेंगे, और सैयद वालों को लोदी डायनेस्टी वाले हराएंगे, बहलोल लोदी, वो सब हराएंगे। और ये लोदी डायनेस्टी फर्स्ट ऐसी डायनेस्टी थी जो अफगान से रिलेटेड थी, अफगान से रिलेटेड थी। इन्होंने इंडिया में रूल किया, और लोदियों के जो अन वाले रूलर हो गए, उसके साथ बाबर का सामना होगा, और बाबर के साथ उसका पानीपत का पहला युद्ध होगा, और वो होगा 1526 के आसपास। 1526 में लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, उसमें बाबर विजयी होता है, और दिल्ली सल्तनत का एंड और मुगल एम्पायर की शुरुआत ये हमें दिखाई देती है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भाई स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद, लोदी, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो आपको ये पता होगा कि भाई सबसे लास्ट में बाबर ने लोदी को हराया, तो लोदी लास्ट में आई, साथ में स्लेव वाले पहले थे तो वो पहले आए, उसके बाद ये सारी चीजें चली। तो ये हमने जाना दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब हम चलते हैं मुगल। बाबर का आना होगा 1526, मुगल की शुरुआत 1526 से लेकर 1857 तक मुगल लोग इंडिया में रूल करेंगे। लेकिन मुगल की पावर को जो चैलेंज मिलेगा वो मिलेगा अंग्रेजों से। बाबर पहला रूलर जो स्टैब्लिश करेगा मुगल एम्पायर को, और ये दिल्ली के आसपास वाले एरिया में पहले आगरा से एक तरीके से लीड करेगा, फिर उसके बाद दिल्ली के आसपास वाले एरिया में भी अपना कंट्रोल करेगा। साथ में ये जिक्र करता है अपनी तुजुक ए बाबरी, इसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, तुजुक ए बाबरी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर जिक्र करता है एक तो विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर इसी टाइम था, दिल्ली सल्तनत के टाइम में वो डेवलप हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने साउथ इंडिया में जाकर कर्नाटका वाले एरिया में विजयनगर एम्पायर बनाया, और विजयनगर एम्पायर के एक रूलर कृष्ण देव राय का जिक्र करता है बाबर, और साथ में बाबर बोलता है इंडिया की सोसाइटी ठीक है, रिसोर्स अच्छे हैं, लेकिन लोग इतने वो नहीं। और पता चलता है कि भाई मुगल शहजादियों की जो शादी थी वो इंडिया में नहीं हो पाती थी, बाहर से होती थी। तो बाबर इस बात का भी जिक्र करता है। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठता है, हुमायूं गद्दी पे बैठ जाता है, रूल करता है। बाबर ने हुमायूं को बोला था कि बेटा अपने भाइयों के साथ बना के रखना, इसने बात नहीं सुनी, अपनी किंगडम का डिवीजन कर दिया, और हुमायूं को एक पर्सन हराएगा जिसका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो बाबर के टाइम सेनापति हुआ करता था, बाबर बोल के गया था इससे बच के रहना, इन लोगों ने मानी नहीं, बिहार से ही था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, और हुमायूं के हराने के बाद खुद गद्दी पे बैठा। 4 साल तक इसने रूल किया, कुछ नई चीजें चलाई, जैसे रुपया करेंसी शेरशाह सूरी ने बनाई, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, वो शेरशाह सूरी ने किया। साथ में इरिगेशन,
ये शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह सूरी एक तरीके से बिल्डिंग मेकर था जिसने अकबर के लिए रास्ता तैयार किया। शेरशाह सूरी ने 4 साल में बहुत सारी चीजें की, साथ में मनसबदारी सिस्टम जिसे इम्प्लीमेंट बाबर ने कर दिया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसको और स्ट्रॉन्ग किया। मनसबदारी सिस्टम हमने देखा, एकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत, मनसबदारी सिस्टम मुगल, इस टाइम ये सिस्टम आया और धीरे धीरे शेरशाह सूरी एक स्ट्रॉन्ग किंग के रूप में, हुमायूं ने अपने भाइयों से साथ मांगा, किसी ने साथ नहीं दिया। बाबर आगरा में ही था, उसे महनारा के पास छोड़ के हुमायूं और उसकी बेगम दोनों चले गए अरब साइड। कुछ टाइम बाद आए जब शेरशाह सूरी एक वॉर लड़ रहा था। वॉर लड़ते टाइम इसके एक सैनिक ने बम फेंका और वो बम शेरशाह सूरी के पास ही फेंक दिया। वो भी उड़ गए, साथ में शेरशाह सूरी भी उड़ गए। ऐसे शेरशाह सूरी की कहानी खत्म हुई। लेकिन शेरशाह सूरी ने फिर भी बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद अकबर, एक बड़ा रूलर, अकबर द ग्रेट। एक रूलर जो ग्रेट हुआ था वो एंशिएंट हिस्ट्री में, दूसरा रूलर जो ग्रेट हुआ वो है अकबर। अकबर आते ही कुछ नई चीजें, पहला तो जजिया कर को हटाएगा, साथ में राजपूत और साथ में हिंदू लोगों से अपना रिलेशन अच्छा करेगा, साथ में सूफी रिलीजन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। अकबर सबके साथ मिलके एक ग्रेट एम्पायर को बनाना चाहता था और उसमें कामयाब भी रहा। इसने फतेहपुर सीकरी एक शहर का डेवलपमेंट कराया अपने बेटे की याद में, जहांगीर, जिसे वो प्यार से सैफू भी कहता था। इसमें बच्चे नहीं हो रहे थे, जहांगीर एक बच्चा हुआ, उसी की याद में सारी चीजें करवाई। अकबर की शादी एक राजपूत रानी से हुई, जोधा। तो जोधा बाई से शादी होने के बाद अकबर के राजपूत के साथ संबंध अच्छे हो गए। अकबर बड़े एम्पायर बनाने में कामयाब रहा। अकबर ने सभी के लिए अपने दरवाजे खोले, जस्टिस की बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, वेलफेयर किया, तो सब इसके साथ अच्छे से चले। अकबर की पॉलिसी को आगे जहांगीर ने चलाया। जहांगीर ने ज्यादा पैर नहीं माने, शुरुआत में थोड़ा सा होता, लेकिन अपने पिताजी की पॉलिसी को ही आगे चलाया कुछ टाइम पे छोड़ के। जैसे इसने सिख के खिलाफ थोड़ा सा कुछ एक्शन लिया क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे थे, तो जहांगीर ने ये सारी चीजें की जो उनके पिताजी की। जहांगीर फेमस थे अपनी पेंटिंग के लिए, खुद बहुत बड़े पेंटर थे और इनके यहाँ बहुत सारे पेंटर रहते थे, वो बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाते थे। तो जहांगीर का टाइम पीरियड पेंटिंग के लिए, और साथ में ऐसा बोला जाता है एक जस्टिस बेल थी जहांगीर के पास। मतलब कोई भी अगर इंसान न्याय के लिए भटक रहा है तो कुछ नहीं करना है, एक घंटी दबानी है, जहांगीर के पास बात जाएगी और जहांगीर आपकी बात सुन के आपको जस्टिस देगा। ये सारी चीजें जो जहांगीर की फेमस थी। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां वो गद्दी पे बैठता है। शाहजहां काफी फेमस था क्योंकि उसने इंडिया में आर्ट एंड कल्चर में योगदान दिया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया अपनी बेगम मुमताज के लिए। ताजमहल में बहुत दिन रहा, साथ में दिल्ली आया, जब मन नहीं लगा तो यहां पर रेड फोर्ट बनवाया, लाल किला। कुछ फेमस बिल्डिंग मुगल एम्पायर की शाहजहां ने बनवाई। तो इसका जो टाइम पीरियड आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है। शाहजहां ने भी हिंदू लोगों के साथ वही पॉलिसी अपनाई जो उसके पिताजी ने अपनाई, कोशिश की कि ऐसी चीजें चलते हैं। शाहजहां की तबीयत खराब हुई, शाहजहां के बेटों में लड़ाई हुई और शाहजहां के बेटों में लड़ाई होने के टाइम इसका सबसे छोटा बेटा औरंगजेब वो सभी भाइयों को मारता है। शाहजहां चाहता था उसका बड़ा बेटा वो एक तरीके से राजा बने, लेकिन औरंगजेब सबको हराता है और सबको हराने के बाद खुद गद्दी पे बैठ जाता है। और औरंगजेब थोड़ा सा
रिजिड टाइप का चला था और उसका रीजन था उसका पॉलिटिकल सिस्टम उसको गद्दी बड़े झगड़े के साथ मिले थे। बहुत सारे अन्य जो लोग थे वो उसका साथ नहीं देना चाहते थे, उलेमाओं ने इसका साथ दिया, लेकिन उलेमाओं ने कुछ डिमांड भी की कि भाई तुम्हें शरीयत के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलानी पड़ेगी। तो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उलेमाओं का साथ लिया और जहांगीर शाहजहां के बाद औरंगजेब जजिया फिर से लगाता है और हिंदू लोगों से थोड़ा सा, लेकिन अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा हिंदू लोग इसी के टाइम थे। तो इसने जो भी चीजें की या अकबर की पॉलिसी को चेंज किया वो अपने बेनिफिट के हिसाब से, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके हिसाब से उसने सारी चीजें की। औरंगजेब ने एक बड़े एम्पायर की नींव रखी और इसका थोड़ा सा झगड़ा कहीं ना कहीं शिवाजी के साथ मराठवाड़ा वाले एरिया में रहता, डेक्कन वाले में। शिवाजी की औरंगजेब की नहीं बनती थी, वहीं ये लड़ता रहता था, डेक्कन वाले एरिया को अपना समझता था। लेकिन शिवाजी देने को रेडी नहीं थे क्योंकि वो थोड़ा सा छापा मार या कर्नाटका प्रोसेस के थ्रू लड़ते थे, छिप छिप के। इसलिए जहांगीर की, औरंगजेब की और कहीं ना कहीं शिवाजी की थोड़ी सी कम बनती थी। इसके बाद पहला फेज तो यहां तक था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद धीरे धीरे ये लोग कमजोर होने लगे। मुगल एम्पायर के पास अब रिसोर्स नहीं बचे थे और जो आने वाले रूलर थे वो भी सही नहीं थे, वो इतने तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पाए। और जहांगीर के टाइम में अंग्रेज लोग इंडिया आ चुके थे, तो यूरोपियों का अराइवल इंडिया में हो चुका था 18th सेंचुरी के आसपास। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन, ये इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री की आने की बात करता है। 18th सेंचुरी के आसपास यूरोपियन इंडिया आए, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली इंडिया आए और पुर्तगालियों की तरफ से वास्को डिगामा। पुर्तगाली का वास्को डिगामा केरल के कोस्ट पे पहुंचा, कालीकट, और इस केरल के कोस्ट पर पहुंचकर वास्को डिगामा ने इंडिया के साथ स्पाइस और साथ में मलमल का कपड़ा ये लेके गया और इसने 600% प्रॉफिट कमाया। 600% जो ये प्रॉफिट कमाया, इससे अदर यूरोपियों को भी लालच आया। उसके बाद और यूरोपियन कंपनियां, डेनिश, डेनमार्क, फिर उसके बाद इंग्लैंड, ये सारी कंपनियां भी इंडिया आने लगी। फिर डच और फिर फ्रांस, धीरे धीरे इन कंपनियों का इंडिया में आना हुआ। पुर्तगाली लोग 15th सेंचुरी के आसपास ही आ चुके थे और फिर धीरे धीरे ये सब लोग भी आ गए। और इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत पहुंचाई वो थी इंग्लैंड वालों ने। इंग्लैंड वालों ने जहांगीर के टाइम सूरत में अपनी पहली कंपनी खोली और इन सारी कंपनियों में जो सबसे ज्यादा लड़े वो थे फ्रांस और इंग्लैंड। इन दोनों के बीच काफी टकराव हुआ और एंड में इन दोनों के बीच 3 कर्नाटका वार हुए और 3 कर्नाटका वार में इंग्लैंड वाले लोग जीते। इंग्लैंड वाले लोग जीते, अब इनको कोई टक्कर देने वाला नहीं था। इन्होंने बंगाल पे कंट्रोल किया और बंगाल की टेरिटरी, बंगाल पे क्यों, थोड़ा सा भी बचना चाहते थे, इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते थे। बंगाल में फर्टाइल लैंड थी, बंगाल में कोई कंट्रोल या सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था जिससे इन्हें दिक्कत होती, इसलिए बंगाल पे नियंत्रण चाहते, बंगाल पे इन्होंने एक तरीके से कंट्रोल किया और यहाँ पे फर्टाइल लैंड का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पावर में बना लिया। और इनका पहला युद्ध होता है 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी ये युद्ध होता है सिराज के साथ, सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी में सिराज की हार होती है, इंग्लैंड वालों की जीत होती है। ये इनकी पहली जीत थी। उसके 7 साल बाद 1764 में
बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध होता है। बैटल ऑफ बक्सर में इन लोगों से मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय भी लड़ता है और बंगाल का भागा हुआ नवाब मीर कासिम, ये सारे लोग भी लड़ते हैं और ये लोग इसमें मुगल रूलर को हराते हैं। शाह आलम सेकंड भी हारता है और शाह आलम सेकंड से इलाहाबाद की संधि करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये अपने आप को बोलते हैं रूलर से कि भैया आप लोग हमें मानो कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद मुगल रूलर मानता है और ये इंडिया में एक बड़ी पावर के रूप में बनने लग जाता है। और फिर मुगल का एंड होता है 1857 के बैटल में। ये लोग इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी चलाएंगे, सोशल पॉलिसी चलाएंगे, इंडियन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होगी, इनका विरोध करेंगे, लेकिन कुछ और हो नहीं पाएगा। उसके बाद बैटल ऑफ 1857 का होता है, जिसके लीडर के रूप में बहादुर शाह जफर को बनाया जाता है। ब्रिटिश लोगों को पता चलता है तो सबको हराते हैं और बहादुर शाह को जफर पकड़कर मुगल का एंड करते हैं और उसे रंगून भेजते हैं। इंडिया में सदा के लिए मुगल एम्पायर का एंड हो गया और हम लोग इंग्लैंड के गुलाम बन गए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इनके यहाँ होते हैं, ये लोग अपने हिसाब से एक्ट बनाते हैं। ब्रिटिश की पार्लियामेंट पहला एक्ट लाती है 1773। 1773 में इनका पहला एक्ट, और बोलते हैं अब भारत में एक गवर्नर जनरल होगा। शुरुआत में बंगाल पे ही लीड करता है वो, धीरे धीरे इंडिया की तरफ ये लोग बढ़ने लग जाते हैं। तो इनकी शुरुआत होती है 1773 के एक्ट से, जिसमें बंगाल को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाते हैं। साथ में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाते हैं, क्योंकि लैंड से जुड़े हुए इशू आते हैं। ये सारी चीजें ये करते हैं। फिर उसके बाद इनके एक राजा 1784 में पिट्स, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इसमें इंडिया में बायलेटरल एक तरीके से शुरुआत होती जाती है कि डिवीजन हो गया पावर का। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक COD, कोड ऑफ डायरेक्टर, दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोड ऑफ डायरेक्टर को राइट था अपॉइंट करने का ऑफिसर को, लेकिन वापस बुलाने का राइट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। मतलब इंडिया में डायरकी या डबल सिस्टम चल गया, एक तरफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे ये चलता गया। 1813 में इन्होंने बोला धीरे धीरे इसकी पावर कम की जाएगी और इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च हुआ, मुक्त व्यापार समझौता, और ईस्ट इंडिया के कंपनी के अलावा और कंपनियों को भी भारत में अलाउ किया। इसी एक्ट के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में अलाउ किया, वो भी भारत में आ सकते हैं। ये सारी चीजें बोलते हैं। फिर 1833 का एक्ट 20 साल बाद बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी खत्म की जा सकती है। और 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1858 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और अब बोला गया इंडियन लोग अब महारानी की रैयत हैं, महारानी की प्रजा हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का चेहरा खत्म, सिर्फ ब्रिटिश। और अब बोला जाने लगा वायसराय। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, और फिर उसके बाद इंडिया में जो भी रूल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तरीके से रूल करता है। उसके बाद कुछ असेंबली के लिए कानून लाते हैं, जैसे 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो। इसी में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है और इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इससे और लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है और भारतीय सोसाइटी को और ज्यादा डिवाइड किया जाता है।
कुछ लेवल पे असेंबलियां बनाने का राइट दिया था स्टेट लेवल पे। फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके थ्रू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट बनाने की बात की जाती है। इसी के थ्रू भारत में इलेक्शन होते हैं 1937। उसके बाद 1947 का इंडियन फ्रीडम एक्ट, ये भी सामने आता है। तो ऐसे इनके प्रोविजन चलते हैं जो भारत में आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ भारत का नेशनल मूवमेंट चलता है। भारतीय लोग इनको एक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं कि भैया क्या आप लोगों ने किया। तो कांग्रेस का बनना होगा, कांग्रेस मिलके नेशनल मूवमेंट को आगे चलाएगी। तो अभी